वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन यूपीएससी सी सेट के जो पेपर आए थे अभी 2021 का, उसका हम कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने मैथ और रीजनिंग के जो बाकी आपके सी सेट के पेपर है उनको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप सारी की सारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है। और 2021 का जो मैथ का सोल्यूशन था वो ऑलरेडी मैंने अभी पब्लिश कर चुका हूँ, तो उसको आप जाके इसके लिंक को आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा सीएपीएफ हो गया, सीडीएस हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, इसके काफी पेपर अपलोड किए हुए हैं मैथ रीजनिंग के। वन बाय वन सारे जाके उनको आप चेक कर सकते हैं, अपनी प्रोग्रेस को आप बढ़ा सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी मेरी यहाँ पे वीडियो आती है सबसे पहले यहाँ पे अपलोड होती है। और काफी हद तक आपको काफी चीजें यहाँ पे फ्री में और काफी कुछ चीजें आपको पेड में यहाँ पे प्रोवाइड हो रही हैं, तो अपना अपना बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर यह हुआ था कि एक स्टेटमेंट है यहाँ पर, ये इसके टाइप के अकॉर्डिंग अगर आप पेपर की तैयारी करोगे तो इतना डाटा वैसे आपने पढ़ना नहीं होता है, बट अगर मैं सी सेट की बात करूँ तो इसके अंदर आपने जरूर पढ़ना है, क्योंकि पेपर के अंदर ये पूछा जा सकता है जैसे लॉजिकली फॉलो और नॉट फॉलो। अभी यहाँ पे फॉलो वाला क्वेश्चन है तो स्टूडेंट सिर्फ इतना सा याद कर लेंगे, अगर नॉट फॉलो आ गया तो बच्चे गलत कर देंगे आंसर। तो आपने ध्यान रखना है फॉलो पूछा है या नॉट फॉलो पूछा है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सॉलोगिज्म का पहला क्वेश्चन। सम रेडियो आर मोबाइल, मतलब यहाँ पे कुछ रेडियो जो होंगे वो यहाँ पे कुछ रेडियो आपके पास मोबाइल है। आगे लिखा हुआ है ऑल मोबाइल आर कंप्यूटर, सारे के सारे मोबाइल जो हमारे पास है वो कंप्यूटर है। और सम कंप्यूटर आर वॉच, जो यहाँ पे कंप्यूटर है उसका कुछ पार्ट यहाँ पे वॉच के अंदर है। ठीक है। तो उसने पूछा सर्टेनली सम रेडियो रेडियो आर वॉच, यहाँ पे कुछ रेडियो वॉच होंगे। देखो रेडियो आपके पास यहाँ पर है और वॉच आपके पास यहाँ पे है, तो इनको आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो हमें नहीं पता। जहाँ पे नहीं पता उसको हम स्किप करते हैं कि फॉलो तो नहीं कर रहा। अगर बात करें सर्टेनली सम मोबाइल आर वॉच, मोबाइल आपके पास वॉच है, मोबाइल ये रहा और वॉच ये रहा, तो इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इसके बारे में भी नहीं पता, दूसरा भी फॉलो नहीं किया, दोनों नहीं फॉलो किए, तो डी ऑप्शन आपका सही है यहाँ पे, नीदर कंक्लूजन वन नॉट टू। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। कैट आर अलमीरा, यहाँ पे कुछ कैट का पार्ट जो है हमारे पास यहाँ पे अलमीरा के अंदर है, और यहाँ पे सम अलमीरा आर चेयर, अलमीरा का कुछ पार्ट हमारे पास चेयर के पास है, और ऑल चेयर हमारे पास कहाँ पे है, टेबल में है, तो सारी की सारी चेयर कहाँ पे है, टेबल पे। तो उसने पूछा यहाँ पे सम अलमीरा टेबल, कुछ अलमीरा का पार्ट टेबल में होगा, डेफिनेटली होगा, जो पार्ट चेयर में है वो तो डेफिनेटली टेबल में चलेगा, तो पहला तो ठीक है। दूसरा लिखा है सम कैट मे नॉट बी चेयर, मे का मतलब याद रखना, मे हो गया, कैन हो गया, वुड हो गया, कुड हो गया, ये सारे के सारे आपके पोजीशन होते हैं पॉसिबिलिटी के। और पॉसिबल की कहानी ये है कि अगर आपके पास सम कैट है नॉट बी चेयर, जो कैट है वो चेयर के साथ, देखो ये कैट है यहाँ पे चेयर है, इनका रिलेशन आपस में कुछ भी नहीं है, तो इनका रिलेशन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, स्किप। बट स्किप के साथ अगर पॉसिबिलिटी मे कुड वुड लिखा हो तो वो आपका सही हो जाता है। ठीक है। इसका मतलब दोनों ही ठीक है आपके पास, तो कंक्लूजन आपका पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, ये आपका सही है। कब स्किप होगा, जब रिलेशन नहीं पता। पॉसिबिलिटी के साथ सारे के सारे स्किप आपके ट्रू हो जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है इमेज ऑफ अ कॉन्सोनेंट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल्स आर ऑब्जर्व इन ए मिरर, मतलब मिरर का यह है कि ए है तो इसका मिरर इमेज ए होगा, बी है तो इसका मिरर इमेज बी होगा। क्लियर। व्हाट इज द नंबर ऑफ इमेज ऑफ दीज विच डू नॉट लुक लाइक देयर ओरिजिनल शेप। तो उसने कॉन्सोनेंट की बात की है। सबसे पहले तो कॉन्सोनेंट के अंदर हम यहाँ पर ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके वॉवल को तो नहीं रखेंगे। तो टोटल अल्फाबेट 26 होते हैं, 26 में से 5 तो पहली बार हो गए, तो बचे कितने कॉन्सोनेंट, 21। 21 में से आप ये चेक करो कौन कौन से सेम रह जाते हैं, आप ये वो चेक करो कौन कौन से नहीं होते, आप ये चेक करो कौन से सेम हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं ए, वो तो चेक ही नहीं करना। बी वाला को इमेजिन, दिमाग में आप इमेजिन कर लो, बी वाला हमारे पास ऐसे होगा, सी वाला हमारे पास यहाँ पर ऐसे होगा, डी वाला हमारे पास ऐसे होगा, या तो बना लो या इमेजिन करना शुरू कर दो। ई को चेक नहीं करेंगे, एफ को चेक करके देखो, एफ वाला ऐसे बनेगा, ये एफ बने ऐसे बनेगा, जी वाला भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है। एक एक आपको पॉइंट चेक करने पड़ेंगे, बट जब आगे आगे जाओगे तो यहाँ पर एक एच आएगा, एच आपका सेम है क्या, सेम आपका मिरर में दिखता है। ठीक है। आई भी आपका सेम दिखता है, ओ भी आपका सेम दिखता है, और यू भी सेम दिखता है, बट इनको चेक नहीं करना हमने। ठीक है। अगर मैं एच के आगे आई, आई तो लेना नहीं हमने, फिर जे को, जे भी उल्टा हो जाएगा, उसके बाद के भी हो जाएगा, फिर आएगा हमारे पास एम। ठीक है। के बाद हमारे पास एक एल आएगा, वो भी नहीं होगा, एम हमारे पास सेम रहेगा, फिर एन भी आपके पास उल्टा, दिमाग में अपने चलने चाहिए। ठीक है। एन हो गया, फिर ओ तो लेंगे नहीं हम यहाँ पे, पी भी आपके पास हो जाएगा, क्या भी उल्टा हो जाएगा, फिर आर भी उल्टा हो जाएगा, फिर एस भी उल्टा हो जाएगा, फिर आएगा टी, टी आपके पास सिमिलर रहेगा, यू को हमने लेना नहीं है, उसके बाद आएगा वी जो आपका सिमिलर रहेगा, फिर आपके पास डब्ल्यू सेम रहेगा, फिर आपके पास एक्स सेम रहेगा, फिर आपके पास यहाँ पे वाई है,
ये y भी आपका यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, y आपका ऐसे नहीं बनेगा, y आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। तो कितने हमारे पास कॉन्सोनेंट बचे, 1 2 3 4 5 6। तो 21 में से 6 कॉन्सोनेंट अपनी पोजीशन सेम रखेंगे, तो 21 में से 6 अगर सेम रखेंगे तो 15 ऐसे होंगे ना जो अपनी पोजीशन चेंज कर देंगे, तो इसका आंसर सही क्या आएगा, थर्ड आएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, बैंक एम्प्लॉय ड्राइव द 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। साउथ और नॉर्थ आपको पता होना चाहिए, जब हम नॉर्थ की बात करेंगे ऊपर को, साउथ यहाँ पे, वेस्ट यहाँ पे, ईस्ट यहाँ पे, और सेंटर पॉइंट से हम चलते हैं, ठीक है, हमेशा। तो अगर यहाँ से हम डिस्कशन करें तो यहाँ पे लिखा है कि 10 किलोमीटर साउथ जा रहा है, तो अगर यहाँ पे 10 किलोमीटर साउथ जा रहा है तो हम यहाँ पे 10 किलोमीटर लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद वो अपने घर से निकल के उसने फिर यहाँ पे लेफ्ट टर्न लिया, तो अगर उसका लेफ्ट होगा तो हमारे पास लेफ्ट इधर को आएगा, इधर को कितना जाएगा, 20 किलोमीटर जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, 20 किलोमीटर पहुंचने के बाद वो यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसने फिर से लेफ्ट टर्न लिया और यहाँ पे 40 किलोमीटर चला गया। अब इसका लेफ्ट किधर आएगा, ऊपर को। 40 के लिए 10 किलोमीटर तो यही हो गया, इसके ऊपर 30 किलोमीटर और चला जाएगा, तो 40 किलोमीटर ऊपर यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है। उसके बाद उसने फिर से यहाँ पे राइट टर्न लिया और 5 किलोमीटर चला गया। यहाँ से राइट लेगा तो इसका राइट इधर आएगा, 5 किलोमीटर लेने के बाद यहाँ पे, 5 किलोमीटर लेने के बाद यहाँ पे आ जाएगा। शी अगेन टर्न टू राइट एंड ड्राइव 30 किलोमीटर। अगर 30 किलोमीटर यहाँ से राइट ले रहा है तो यहाँ से आके यहीं पे आएगा 30 किलोमीटर, ठीक है। तो उसने पूछा कि बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ यहाँ पे उसके बैंक का और हाउस का। ये उसका यहाँ पे बैंक हो गया, ये उसका हाउस हो गया, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, ये वाली दूरी कितनी है, जितनी ये होगी, तो 20 किलोमीटर। और ये वाली दूरी कितनी है, जितनी ये होगी, 5 किलोमीटर। तो टोटल कितना हो गया, 20 और 5 25, तो घर से वो 25 किलोमीटर दूर है। ये आपका सही उत्तर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। 5 नंबर आपके पास है, वुमेन रन 12 किलोमीटर टू हर नॉर्थ। नॉर्थ में जा रही है वो 12 किलोमीटर, तो ऊपर को चले जाएगी यहाँ पे 12 किलोमीटर। उसके बाद उसने यहाँ पे 6, इसको थोड़ा मैं डायग्राम को बड़ा करके बना लेता हूँ। यहाँ पे देखो 12 किलोमीटर पहले ऊपर को जाएगा पर्सन, उसके बाद वो 6 किलोमीटर नीचे को आ गया साउथ को। साउथ को मतलब यहाँ पे आ गया होगा मिड में, मतलब 6 किलोमीटर यहाँ से वापस आ गया, तो नीचे से वो ऊपर की और यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। उसके बाद उसने ईस्ट लिया, ईस्ट इसका इधर को होगा 8 किलोमीटर, ठीक है। तो उसने पूछा है इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से पहली बात कौन सी डायरेक्शन में आप चेक करो। स्टार्टिंग पॉइंट से ये वाली डायरेक्शन अगर चेक करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, नॉर्थ है, यहाँ पर ये साउथ है, वेस्ट है और ईस्ट है, तो अगर कोई इधर को जा रहा है तो कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर आएगा नॉर्थ ईस्ट। तो आप चेक करो, यहाँ पे साउथ ईस्ट वाला गलत ऑप्शन है, साउथ ईस्ट वाला गलत ऑप्शन है, तो नॉर्थ ईस्ट वाला बच गया, ठीक है। आगे उसने ये भी लिखा है, एन एंगल लेस देन 45 डिग्री, एन एंगल मोर देन 45 डिग्री। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर आपको समझ आएगा तभी आप इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो ऐसे वाले क्वेश्चन मेरे हिसाब से पेपर में आपके 100% रह सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है आपने इस क्वेश्चन को पहली बार देखा हो ऐसे। तो यहाँ पर आपके पास ये तो पता है कि ये वाला एंगल आपके पास 90 डिग्री है। ट्रायंगल जब भी डायरेक्शन करेंगे, तो जब भी हम कोई मूवमेंट करेंगे तो हमेशा 90 डिग्री के ऊपर होती है वो, ठीक है, लेफ्ट राइट। बट अगर आपको पता है, सारे बच्चे ध्यान रखना, अगर आपको पता है कि अगर यहाँ पे मैं 45 डिग्री रखूँ तो tan 45 डिग्री कितना होता है, सिर्फ दिमाग में आपके खेल चलना चाहिए, 1 होता है। tan किसके बराबर होता है, p/b होता है, तो हम इसको बोल सकते हैं ना 1/1, तो हम बोल सकते हैं ये 1/1 होगा। अगर आपके यहाँ पे हम इसको यहाँ पे 45 रखेंगे तो इसके सामने वाला 1 और ये भी 1 होगा। तो अगर हम यहाँ पे इसको 45 रखेंगे तो इसके सामने वाला 8 है, तो ये भी 8 होना चाहिए ना। तो ये 8 नहीं है, ये 8 और 6 है, मतलब ये एंगल आपका 45 डिग्री नहीं है, 45 से थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। क्लियर हुआ डाटा, आई होप थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ, ठीक है। तो सर इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, अभी फिर से आप एक बार ध्यान से देखो, tan 30 डिग्री कितना होता है, tan 30 डिग्री होता है 1/√3। इसका मतलब है ये p होगा, तो ये मेरे पास p होगा। अगर मेरे पास ये हमारे पास 1 है तो ये मेरे पास √3 होगा, अगर यहाँ पे 30 डिग्री हुआ तो अगर आपको पता है तो 1 और √3 है, तो √3 की वैल्यू क्या होती है, 1 पॉइंट समथिंग होती है या नहीं होती, 1.7 समथिंग। तो आपका जो इसके सामने वाला है वो इसका परपेंडिकुलर और इसका बेस, बेस इसका ग्रेटर है, मतलब इसका परपेंडिकुलर चेक करो, इसका परपेंडिकुलर जो है और ये हमारा बेस है, इसका परपेंडिकुलर इससे ग्रेटर है, मतलब ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो होगा वो आपका 45 डिग्री नहीं, 30 डिग्री नहीं होगा, 45 से कम नहीं होगा, 45 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो ज्यादा वाला एंगल ये आएगा। बट उन्होंने क्या पूछा है, एन एंगल मोर देन 45 डिग्री नॉर्थ टू ईस्ट। ये वाला एंगल जो है, ये वाला आपके पास एंगल जो है, ये वाला एंगल आपके पास मोर देन 45 डिग्री आया। बट उससे ये नहीं पूछा जा रहा, उससे ये वाला डायरेक्शन पूछा जा रहा है। अगर ये 45 से ज्यादा है तो ये 45 डिग्री से कम होगा, तो मतलब आपका उत्तर सेकंड होगा। अब कई बार बच्चे सोचेंगे सर ये वाला क्यों बताया, फिर भाई इसी के अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हो ना। अगर ये आपका 45 से ज्यादा है तो ये ऑटोमेटिकली 45 से कम होगा,
और ये आपका ये वाली पोजीशन जो है इससे हमने ऊपर को जाना है तो हमारा एंगल यही होगा, तो ये एंगल पूछा गया था इस क्वेश्चन के अंदर, दैट्स व्हाई सेकंड मस्ट बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। 7 बुक PQRSTU P आर प्लेस साइड बाय साइड, RQT जो है उनके पास ब्लू कवर है, तो हम इसको लिख लेते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। PQR और आगे S है, फिर हमारे पास T है, फिर हमारे पास U है। उन्होंने बोला है आर क्यू टी के पास, आर और क्यू और टी के पास है ब्लू कवर, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि इसके पास ब्लू कलर है, इसके पास ब्लू कवर है और टी के पास भी ब्लू कवर है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है अदर के पास रेड कवर है, तो इसके पास यहाँ पे रेड कवर है, इसके पास यहाँ पे रेड कवर है, इसके पास भी रेड कवर है। उसने बोला ओनली एस एंड यू आर न्यू बुक्स एंड द रेस्ट आर ओल्ड, तो हमारे पास आर, उसने बोला एस और यू, ये हमारे पास यहाँ पे न्यू है, ये मेरे पास न्यू है, बाकी सारी की सारी ओल्ड है, ये लिखा हुआ है डाटा। आगे लिखा हुआ है पी आर एस, हमारे पास लॉ रिपोर्टर है, पी हो गया आर हो गया, इसको ना लॉ रिपोर्टर को एल आर लिख लेते हैं, पी हो गया आर हो गया एस हो गया, तो बाकी सारे के सारे गैजेट्स वाले हैं तो इसके लिए गैजेट लिख लेते हैं, जी लिख लेते हैं, ठीक है। बुक्स बतानी है आपने जो हमारे पास ओल्ड हो और गैजेट वाली हो, ठीक है, जिनके पास ब्लू कवर भी हो, ये भी लिखा हुआ है। मतलब सबसे पहले तो गैजेट वाली बुक चाहिए, तो हमारा आंसर यहाँ पर ये तो नहीं हो सकता, एल आर वाला तो नहीं हो सकता, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो गैजेट वाले बच गए ये। और उसने बोला है कि ओल्ड भी चाहिए, तो गैजेट वाले के अंदर ये न्यू वाला नहीं चाहिए, ये भी गलत, तो बचा कौन सा आपके पास, टी और क्यू बचा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। बड़ा आसान क्वेश्चन था, बस लिखना ही था आपने, समझना ही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। रिप्लेस द इनकरेक्ट टर्म बाय द करेक्ट टर्म इन द गिवन सीक्वेंस। यहाँ पे आपसे पूछेंगे कि इनकरेक्ट को यहाँ पे अपने रिप्लेस करना है, तो कौन सा डाटा हम रिप्लेस करेंगे, ठीक है। और वहाँ पे क्या रखेंगे, इनकरेक्ट टर्म को हम रिप्लेस करके वहाँ पे क्या रख सकते हैं, ये पूछा कि करेक्ट टर्म क्या रख सकते हैं, ठीक है। हमें ये नहीं पूछा कि यहाँ पर कौन सा इनकरेक्ट है, उसने पूछा कि जो करेक्ट है वो कौन सा होगा, ठीक है, करेक्ट वाला डिजिट क्या रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल समझना पड़ेगा, इसके अंदर सीक्वेंस बनाओ, ऊपर से इन्होंने ऑप्शन देखो कितना अच्छा दे रखा है कि ऑल टर्म और इवन टर्म के अंदर सेम पैटर्न है। अगर ये आपके पास डाटा गिवन है तो आपके दिमाग इतने चलने चाहिए कि इसके अंदर ऑड वाला पैटर्न अलग होगा, इवन वाला अलग होगा, बट होंगे सेम। मतलब इसके अंदर आप इस दो को इग्नोर कर दो, 3 और 7 में देखो 4 का गैप आ रहा है, 7 एंड 13 में देखो 6 का गैप आ रहा है, इसमें आप चेक करो 8 का गैप आ रहा है, तो गैप तो दूर से दिख गया हमें यहाँ पे। तो क्वेश्चन आपका आसान कर दिया एग्जामिनर ने खुद ही, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं आई। तो आपको पता चल गया 4, 6, 8 और 10 और 12 का आपका लॉजिक चल रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आपके पास 8, 4, 2, 2 का गैप चल रहा है इवन नंबर्स का। तो यहाँ पर आप चेक करो, यहाँ पर ये वाला है, तो यहाँ से आपके पास 2 डिजिट का गैप आ गया, गलत नहीं हो गया। आगे वाला चेक करो, ये 6 हो गया, आगे वाला चेक करोगे यहाँ से 8 हो गया, उसके आगे वाला चेक करोगे 10 हो गया, उसके आगे वाला 12, 12, 10, 8, 6, यहाँ पे 4 क्या गैप होना चाहिए था, इसका मतलब यहाँ पे आपके पास 0 होना चाहिए था, इसका मतलब 0 होना चाहिए था, ये आपका सही है, मतलब यहाँ पे गलती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। मिसिंग टर्म यहाँ से पूछा गया इस मैट्रिक्स के अंदर, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप सीधा सीधा चेक करो कि यहाँ पे अल्फाबेट कौन कौन से है, एक तो ए है, एक है बी है, एक है सी, तो यहाँ पे भी दिख रहा होगा ए बी सी, यहाँ पे भी दिख रहा है आपके पास ए बी सी, यहाँ पर ए सी दिख गया, यहाँ पे बी रह गया, तो बी वाला उत्तर होगा, ये ऑप्शन खत्म हो गया, तो बी वाला उत्तर है, ठीक है। फिर आप चेक करेंगे यहाँ पे कि ये ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए। फिर आप 10 में से 7 माइनस कर लो 3 आएगा, 9 में से 3 माइनस कर लो 6 आएगा, 13 में से 10 माइनस कर लो 3 आएगा, तो ये 3 भी रहा होगा, ये आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे आपके पास डाटा गिवन है, उससे एक क्वेश्चन पूछा गया, तो पूछा जा रहा है कि स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 2 से हम आंसर कर सकते हैं या दोनों को मिलाकर कर सकते हैं, सिंगल आंसर कर सकते हैं, ये पूछा गया, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चन को ही पढ़ना होता है, व्हाट इज द सीमा रैंक फ्रॉम द टॉप इन ए क्लास ऑफ ए 40 स्टूडेंट। सीमा का रैंक बताना है टॉप से, अगर टोटल स्टूडेंट 40 होंगे, ठीक है। तो आपको पता है प्रिया रैंक है वो यहाँ पे बिलो है सीमा से, और इसका रैंक है यहाँ पे 31st। अगर यहाँ पर आपको समझना है कि प्रिया का रैंक 4 नंबर नीचे है सीमा से, 30 नंबर यहाँ पे फर्स्ट किसका है, प्रिया का रैंक है, तो सीमा का रैंक यहाँ पे क्या होगा, नीचे से अगर मैं चेक करूँ, यहाँ पे बिलो लिखा हुआ है, तो सीमा से अगर यहाँ पे इसका नीचे 4 नंबर है, तो सीमा इसके ऊपर होगी 4 नंबर, तो सीमा यहाँ पे 27 नंबर पे होगी, तो पहले से आंसर कर सकते हैं हम। दूसरा लिखा है ईना जो है वो 2 रैंक अबव है सीमा से, तो सीमा से 2 रैंक ऊपर बैठी हुई है ईना, ठीक है। और 37 फ्रॉम दी बॉटम, तो यहाँ पे 37 है बॉटम से, तो इसका नंबर कितना आएगा बॉटम से, इसका नंबर 35 आएगा बॉटम से, क्योंकि ईना इससे 2 नंबर ऊपर बैठी होगी यहाँ पे 37 पे। तो अगर इसका बॉटम पोजीशन पता है तो टॉप पोजीशन, तो इसका तो ऊपर से सीधा डायरेक्ट निकल रहा था आंसर, उन्होंने यहाँ पे नहीं, इसका भी यहाँ पे बॉटम ही लिखा हुआ है। तो बॉटम के लिए आपको सारे बच्चों को मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इक्वल टू टोटल नंबर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे टॉप प्लस बॉटम माइनस 1 इक्वल टू टोटल नंबर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रैंकिंग। क्लियर।
अगर आपके पास यहाँ पर आप पहले क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लो, क्रिया का रैंक 4 नंबर बिलो है सीमा से और इसका रैंक 31st है बॉटम से। अगर बॉटम से इसका रैंक यहाँ पे 31st है, ये 4 नंबर नीचे है यहाँ पे सीमा से, तो सीमा यहाँ पे इससे 4 नंबर ऊपर होगी। तो सीमा अगर इससे 4 नंबर ऊपर बैठी होगी तो आप यहाँ पे सीधा सीधा चेक कर सकते हैं कि सीमा का रैंक यहाँ पे 31st 35 रहा होगा नीचे से, बॉटम से। अगर हमने ऊपर से रैंक निकालना है तो यार बॉटम से आपका आंसर आ चुका है यहाँ पे, तो हम सीधा लिखेंगे टॉप की पोजीशन पता नहीं, बॉटम की पता है, -1 इक्वल टू टोटल नंबर कितने हैं 40, तो यहाँ से आप टी की वैल्यू निकाल लोगे। क्लियर। ऐसे ही आप यहाँ पे चेक करोगे, ईना का रैंक 2 नंबर अबव है यहाँ पे सीमा के, उसका रैंक है 35, यहाँ पर बॉटम से अगर 37 है तो यहाँ पे सीमा का रैंक 35 होगा 2 नंबर नीचे, तो ये बॉटम से है हमारे पास, तो टॉप से निकालने के लिए हम फिर से वही फॉर्मूला लगा सकते हैं, सेम डाटा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 30 का। हमें ये नहीं पूछा कि आंसर क्या, हमें ये पूछा कि क्या किस इक्वेशन से आंसर ले सकते हैं। तो पहली इक्वेशन से भी आंसर आ सकता है हमारे पास अकेली का, दूसरी इक्वेशन के साथ भी अकेले का आंसर आ सकता है, दैट्स वाई थर्ड मस्ट बी द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। कंसीडर द टू स्टेटमेंट, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपके पास गिवन है, इसमें आपको सीधा क्वेश्चन को पहले पढ़ना होता है। पहले हमने क्वेश्चन रीड किया, हैवीएस्ट पूछा हुआ है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ईच ऑफ ए एंड डी इज हैवियर देन ईच ऑफ बी ई एफ बट नन ऑफ देम इज ए हैवीएस्ट, कोई इनमें से हैवीएस्ट नहीं है। उन्होंने क्या पूछा, हु इज द हैवीएस्ट अमंग ए बी सी डी ई। ठीक है, आप सारे बच्चे ध्यान रखो, अगर ए और डी है वो आपके पास हैवी है किससे, बी ई एफ से, तो या तो इसमें से ए हैवी होगा या इसमें से डी हैवी होगा, बट इनमें से कोई भी हैवी नहीं है। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया इनमें से कोई हैवी नहीं है, बट इनमें से तो होगा कोई ना कोई। हमें एग्जैक्ट नहीं पता चला, बट ये पता चल गया ए हो सकता है, डी हो सकता है, बट हम आंसर इससे कर सकते हैं। आगे लिखा है ए इज ए हैवियर देन डी बट इज लाइटर देन सी, बाकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे गई, इन्होंने ए के बारे में बता दिया, डी के बारे में बता दिया, सी के बारे में, बी और ई के बारे में बताया नहीं, तो इससे हम आंसर नहीं कर सकते। तो पहली स्टेटमेंट से आंसर हम अकेली से कर सकते हैं, बाकी से नहीं कर सकते, ये आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। इन इंग्लिश अल्फाबेट द फर्स्ट 4 लेटर आर रिटन इन ऑपोजिट ऑर्डर, जो पहले पेयर होते हैं वो होते हैं ए बी सी डी होते हैं ना, तो इन्होंने बोला ऑपोजिट में लिखो इसको, मतलब डी लिखो, फिर सी लिखो, फिर बी लिखो, फिर ए लिखो। उसके जो आगे वाले 4 नंबर है, नेक्स्ट 4 डिजिट है, उनको भी ऑपोजिट कर दो। नेक्स्ट वाले 4 कौन होंगे, ई एफ होगा, फिर हमारे पास यहाँ पे जी एच हो जाएगा, तो इनको भी ऑपोजिट करके लिखो, यहाँ पे एच आएगा, फिर जी आएगा, फिर एफ आएगा, फिर ई आएगा। ठीक है, तो ऐसे अप टू सॉन तक लिखते रहेंगे 4 4 के पेयर से, 4 4 के पेयर तक 24 तक तो लिखेंगे। लास्ट में सिर्फ वाई जेड बचेगा 2 पेयर में, उन्होंने उनको भी इंटरचेंज करने को बोल दिया, तो लास्ट में इनको भी जेड वाई लिखेंगे। तो उस पीछे पूछा गया विच विल बी द फोर्थ लेटर टू द राइट ऑफ 13th लेटर, राइट। यहाँ पे आपके पास फोर्थ लेटर पूछा गया, फोर्थ लेटर टू दी राइट ऑफ 13th लेटर, तो 13 नंबर लेटर यहाँ पे कौन सा होगा, 13 नंबर जो भी लेटर आएगा उसके आगे फिर से 4 नंबर राइट, 13 नंबर पे जो भी होगा उसके आगे 4 नंबर राइट। अगर हम बात करेंगे तो 4 नंबर अगर मैं ऐड करूंगा तो राइट से हमारे पास कितना नंबर हो गया, 17 नंबर हो गया सीधा सीधा। तो इसका मतलब ये है कि पहले 16 वाले को तो चेक नहीं करेंगे, उससे क्या लेना देना अब, क्योंकि आपके 4 4 के ग्रुप बनेंगे, 4 4 के 4 ग्रुप बन जाएंगे, 16 तक तो कोई चक्कर नहीं है। हमें 17th नंबर चाहिए ना यहाँ पे, तो 17th के लिए 16 से आगे वाले 4 नंबर रिवर्स होंगे, 16 से आगे वाले अगर 4 नंबर होंगे, 17 18 19 और 20 नंबर रिवर्स होगा, तो 20 नंबर घूम के आपका यहाँ पे आएगा 17 की पोजीशन पे, 20 नंबर पे क्या होता है टी, तो टी यहाँ पे आएगा, ये आपका सही उत्तर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। कंसीडर टू स्टेटमेंट एंड ए क्वेश्चन, आपके पास क्वेश्चन गिवन है लास्ट डे, इसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा, 14th डे ऑफ द मंथ को क्या बोलते हैं। ठीक है, 14 तारीख को क्या कौन सा दिन होगा ये पूछा गया है। उसने बोला है लास्ट डे ऑफ द मंथ इज ए वेडनेसडे। अब लास्ट डे ऑफ द मंथ है वो मंथ 28 दिन का है, 29 दिन का है, या फिर 30 और 31 का, हमें नहीं पता ना, तो इसका मतलब हम इससे तो आंसर नहीं निकाल सकते इस वाले डाटा का। बट आगे वाला स्टेटमेंट देखो, द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वाज ऑन द 17th डे को यहाँ पे था सैटरडे, तो अगर 17 तारीख को सैटरडे होगा तो 14 तारीख को कौन सा दिन होगा, फिर यहाँ पे 16 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर ही तो 14 रहा होगा, तो इससे 3 दिन पीछे चले जाओ, तो 16 को रहा होगा फ्राइडे, उससे पहले रहा होगा थर्सडे, उससे पहले रहा होगा वेडनेसडे, मतलब 14 तारीख को वेडनेसडे रहा होगा, ये इसका आंसर सही है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट से अकेले से हम आंसर कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। विच डे इज 10th अक्टूबर 2027, ये आपका कैलेंडर का काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको कोड सिस्टम से हम इजिली हैंडल कर सकते हैं। इसके 5 स्टेप है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है आपके पास यहाँ पे डेट लिखना, डेट कितनी यहाँ पे 10 तारीख है। उसके बाद है हमारे पास है अक्टूबर आ चुका है, तो इसको मंथ लिख लो, बट मंथ लिखना नहीं है, इसका कोड लिखना है, कोड में आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे ईयर,
तो ईयर लिखने का कंसेप्ट ये है कि जो 2000 के बीच में ऐड हुआ है ना ये वाला, हमने इसको लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद इस ईयर को यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 4 से। 4 से डिवाइड करने के बाद 6 बार चला जाएगा और लास्ट में 3 रिमाइंडर बचेगा। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है इसके अंदर लीप ईयर कितने आए हैं, टोटल 6 आए हैं। ये वाले लीप ईयर हमें रखने पड़ेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम सेंचुरी, और सेंचुरी कौन सी है, 2000 के अंदर कुछ ऐड हो रहा है तो ये सेंचुरी 21st सेंचुरी है, तो इसका कोड लिखेंगे और आपके 5 स्टेप कंप्लीट। अब आपको इनके कोड पता होंगे तभी आंसर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो कोड आप लिख सकते हैं यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे करते हुए आप यहाँ पे पूरे के पूरे दिसंबर तक कोड लिखो। कोड लिखने का तरीका है यहाँ पे पहले 12 का स्क्वायर, फिर आप यहाँ पे 5 का स्क्वायर, फिर आप जीरो लगा के 6 का स्क्वायर, फिर आप यहाँ पे 12 का स्क्वायर प्लस 2। क्लियर है। तो दिसंबर का कोड 6 होगा, सीधा सीधा फंडा हमारे पास ये निकल के आया। इसके पहले नवंबर रहा होगा, उसके पहले अक्टूबर रहा होगा, तो अक्टूबर का कोड कितना आया, 1। तो हम यहाँ पे इसका मंथ का कोड 1 लिखेंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेंचुरी की, तो टोटल आपके पास 18, 19 और 20 और 21, ये हमारे पास टोटल 4 सेंचुरी के कोड जो है आपने याद रखने हैं। इसकी अगर मैं कोड सिस्टम से बात करता हूँ तो ठीक है, तो इसका कोड कितना होता है, टोटल 365 दिन होते हैं। 65 के बीच में 19 के नीचे हम 1 लिख देंगे, तो 21 का कोड कितना आएगा हमारे पास यहाँ पर 5। तो हम सेंचुरी का कोड लिखेंगे 5। ये 21st सेंचुरी है तो 5 कोड लिखेंगे। उसके बाद हमें इनको ऐड करना है, 0 और 1 1, 1 और 7 8, 8 और 6 हमारे पास 14, 14 एंड 5 कितना हो जाएगा मेरे पास 19, 1 कैरी जाएगा 2, 2 और 2 4, तो ये 49 आएगा। जब ये 49 आया, इसको आपने फिर से 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करने के बाद पूरा का पूरा चला गया, 0 हो गया। हमेशा 7 से डिवाइड करना है, अगर नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो इसका मतलब संडे इसका उत्तर है। क्लियर हो गया। अब सर ये 0 आ गया कैसे पता चलेगा, उसके लिए मंडे ट्यूसडे के कोड भी आपको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। संडे जो होता है, उसके बाद मंडे, फिर ट्यूसडे, ऐसे इनके कोड आप यहाँ तक लिख सकते हैं सैटरडे तक। संडे को 0, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, 3, 4, 5 एंड 6। सैटरडे का कोड 6 होगा, ठीक है। ये 6 है। अगर मान लो रिमाइंडर आपका 5 होगा तो आपका 5 वाला डे आ जाएगा फ्राइडे, ठीक है। 6 वाला होगा सैटरडे, अगर 4 वाला होगा थर्सडे, उसके अकॉर्डिंग होगा 3 वाला होगा वेडनेसडे। क्लियर। अब 0 आ गया तो संडे होगा, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर। ये स्टेप है, इसको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिनका यहाँ पे आपके पास जिनका कोड सेम है 4 4 का, और आगे ये वाले 4 का, जिनका कोड सेम होता है उनका जो मंथ का कैलेंडर है वो भी सेम होता है, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। ये आपका देखने के साथ ही पता चल रहा है कि सिलोजिज्म के ऊपर क्वेश्चन है। सम ग्रीन आर ब्लू, इसके कहना यह है कि यहाँ पर कुछ ग्रीन का पार्ट जो है वो हमारे पास ब्लू का है। सम ब्लू आर ब्लैक, कुछ ब्लू का पार्ट हमारे पास ब्लैक है, ठीक है। आगे पूछा क्या हुआ कंक्लूजन, सम ग्रीन आर ब्लैक। देखो ग्रीन और ब्लैक का आपस में कोई लेना देना नहीं, ग्रीन यहाँ पे है ब्लैक यहाँ पे, हमें नहीं पता, हम स्किप करेंगे। नो ग्रीन इज ए ब्लैक, कोई भी ग्रीन जो है वो ब्लैक नहीं है। और सम ग्रीन आर ब्लैक, देखो सम ग्रीन आर ब्लैक, कोई ग्रीन ब्लैक में नहीं है, तो इसका मतलब इधर और होता है, ठीक है। अभी हमारे पास इधर और नहीं है तो ऑप्शन में नहीं है, तो हम इसको स्किप करेंगे सीधा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है ऑल ग्रीन आर ब्लैक, सारे के सारे ग्रीन ब्लैक में होंगे, ये भी आपका स्किप हो जाएगा। ऑल ब्लैक आर ग्रीन, ब्लैक और ग्रीन के अंदर कोई रिलेशन नहीं, ये भी स्किप हो जाएगा। तो आपके पास इधर और का ऑप्शन भी नहीं है, तो आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगी। तो सीधा ऑप्शन डी दिख रहा है यहाँ पे, कोई कंक्लूजन फॉलो तो नहीं किया और इधर और की संभावना बन सकती थी, बट ऑप्शन नहीं है, तो हम इसको डी के साथ जाएंगे, डी आपका आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस, ये आपके पास एक वेरिएबल लिखा हुआ है, तो इसके अंदर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं 2 से अकॉर्डिंग। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 करोगे 7 आएगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 22 आएगा। इसको मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 करेंगे तो आगे करेंगे हम यहाँ पे 202 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 करेंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा 601 और 606 और 607 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। सीधा ही पता चल रहा था ये थर्ड का मल्टीपल है, थर्ड का मल्टीपल के आसपास आंसर होगा। एक ऐड हो रहा है हर एक में, तो एक हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। इन द कोड लैंग्वेज मैथमेटिक्स इज रिटन एज दिस फॉर्मेट एंड हाउ इज केमिस्ट्री इज रिटन, तो केमिस्ट्री को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप सिंपल चेक करो, एम जो है एम से एल का कोड चेक करोगे तो एक नंबर का यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। आगे ए से बी तक का मतलब है एक नंबर का इंक्रीमेंट हो रहा है। आगे टी से एस का मतलब है एक नंबर का डिक्रीमेंट हो रहा है। एच से आई का मतलब है एक नंबर इंक्रीमेंट, ठीक है। तो मतलब एक नंबर डिक्रीमेंट एक नंबर इंक्रीमेंट का फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट आपके पास यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया सबको। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ सी से एक नंबर कम करना है हमने, तो डी थोड़ा आएगा,
पहले अगर कम हुआ था तो कम करेंगे, डी नहीं आएगा ना, फिर आपका पहला स्टेटमेंट बी होगा, तो ऑप्शन 2 एलिमिनेटेड। फिर आप सारे डाटा मत चेक किया करो, सीधा चेक करो डिफरेंस कहाँ पे है। जैसे यहाँ पे यही वाला डिफरेंस है, तो आई और डी को चेक करने की जरूरत नहीं है, बट ये पता होना चाहिए पहले -1 था, फिर +1 है, फिर -1 है, तो आगे +1 होगा ना, तो एम के अंदर एक नंबर बढ़ाएंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे एन आएगा ना। ये आपका सही है, ये आपका गलत है। सेकंड मस्ट बी द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स डू द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक मेक एन एंगल 180 डिग्री विद ईच अदर। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री का मतलब ये है कि काफी बच्चे ना ये सोच लेते हैं कि 3:45 पे आपके पास यहाँ पे 180 होगा, 3:45 पे नहीं होगा। अगर मैं 3 यहाँ पे बात करूंगा, 45 ऐसा नहीं कि यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपके पास यहाँ पे 180 का फॉर्मेट होगा, तो 3 और 4 के बीच में छोटी सुई यहाँ पे होगी, बड़ी सुई इसके ऑपोजिट में जाती है, तब आपका 180 होता है। 3:45 पे 180 नहीं होता है, ठीक है। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ यहाँ पर कि कहाँ पे इनके बीच में 180 होगा। एट 7 नहीं होता, 7 और 5 के बीच में भी नहीं होता, 7 और 5 के बीच में भी नहीं होता, और ये आपका सही उत्तर है। अब ये कैसे पता चला जल्दी से, ठीक है कि नहीं? मैंने कैसे जल्दी से ऑब्जर्व कर लिया कि यार इनके बीच में होगा। अब इसको समझने के लिए आपको एक मैं फॉर्मेट समझा रहा हूँ, उसको समझने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, बट आपका आंसर जितना फास्ट मैंने किया उतना ही फास्ट आप कर पाओगे, ऐसे वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो सिंपल हम एक फॉर्मेट में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 7 बजे के आसपास का टाइम दिया हुआ है, ठीक है। मतलब 7 बजने के बाद कहीं ना कहीं पे होगा, 7 बजने के बाद कहीं ना कहीं टाइम पे होगा। तो ये 7 बजे वाला और 7:05 वाला तो वैसे एलिमिनेट हो गया, इन दोनों में से आप फंस सकते हैं, ठीक है। बट मैं आपको क्लियरली बताऊंगा एक एक पॉइंट, तो आप थोड़ा सा सब्र लेके इसको जरूर सीखना, ठीक है। सबसे पहले तो 7 का दिमाग में इमेज बना लो कि सेट 7 जो होगा 7 कैसे बजेंगे, ठीक है। आपके पास यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 5 होगी, यहाँ पे 7 होगा, तो छोटी सुई हमारे पास यहाँ पे कहीं पे होगी, तो बड़ी सुई यहाँ पे कहीं पे इसके पीछे आएगी। अभी तक बड़ी सुई जो है, जो छोटी सुई से आगे नहीं निकली ना। आगे निकलने का मतलब, जैसे कि मैं आपको बोल देता हूँ कि चलो ऐसा करो, 2 बज के दिखाओ मुझे, 2:40 का टाइम बताओ क्या होगा, तो आपका दिमाग बोलेगा कि यार यहाँ पे हमारे पास 12, 1 और 2, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होता है। मैं बोल रहा हूँ 2:40, तो छोटी सुई यहाँ पे होगी, बड़ी सुई यहाँ पे कहीं पे होगी। तो बड़ी सुई आपकी चली तो यहीं से थी, चलती चलती इसको मिनट घंटे वाली सुई को क्रॉस करके आगे चलेगी। एक तो क्रॉस करके आगे जा रही है, एक यहाँ पर आपके पास है कि छोटी सुई यहाँ पे, बड़ी सुई इसके यहाँ पे कहीं पे होगी। तो अभी इसने क्रॉस करना है आगे जाके, अभी क्रॉस नहीं किया है। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि एक फॉर्मूला है 30h माइनस 11/2 इंटू एम, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, और जो एंगल है वो हम यहाँ पे सीधा निकाल सकते हैं। बट मस्ट रिमेंबर दैट 180 डिग्री आपका प्लस में आएगा इस कंडीशन में, और 180 डिग्री आपके पास माइनस में आएगा इस कंडीशन में। कब माइनस में आएगा? जब मिनट वाला आर एंड को क्रॉस करके आगे निकल जाएगा। ये दो ही कंसेप्ट आपने ध्यान में रखने हैं। क्लियर। अगर आपने कभी भी क्लॉक की प्रैक्टिस की है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये इसका उत्तर कैसे आ सकता है। क्योंकि एच हमारे पास यहाँ पे 7 घंटे ये गिवन है, तो हम लिखेंगे 30 मल्टीप्लाई बाई एच माइनस 11/2 इंटू एम हमने फाइंड करना है। इज इक्वल टू क्या आएगा? 180 आएगा यहाँ पे। यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 210, उधर जाके माइनस करेंगे, कितना आएगा? 30। तो ये कितना आएगा? 11/2 एम इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? इसको माइनस करने के बाद 30, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 30, वो भी डिग्री माइनस का। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60/11। 60/11 का मतलब है 5/11। क्लियर हो गया। तो हमें पता था कि ये 5 से ज्यादा टाइम लेगा, इसका मतलब ये उत्तर नहीं है। 5 और 10 के बीच में होगा, तो ये आपका डी ऑप्शन सही है। मतलब क्या होगा? 7:05, 5/11 पे प्रॉपर 180 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। आपको ये माइनस और प्लस के लॉजिक ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है। ये आपकी अप्रोच है, ये एक आपका सिंपल अप्रोच हो गया। अगर सर आपको फिर भी कंफ्यूजन आए कि हमें नहीं पता चलेगा, फॉर्मूला काफी लेंथी हो गया, तो दो शॉर्टकट है इसके। एक शॉर्टकट है तो 10 टाइम जोन है, 10 के 10 टाइम जोन याद कर लो, उसके याद करने का फॉर्मूला भी है, ठीक है। बट अगर मैं आपको सिंपल फिर से बोलूं कि इसका आंसर हम जल्दी से कैसे कर सकते हैं, तो आप दिमाग चलाओ यहाँ पे, 7 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है। 180 डिग्री के लिए 7 बजे के अंदर, तो घंटे वाली सुई यहाँ पे होगी, मिनट वाली सुई इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगी। तो मिनट वाली सुई होगी कहाँ पे? हमारे पास 12 यहाँ पे होगा, 8 के ऑपोजिट यहाँ पे होगा 2, 7 के ऑपोजिट यहाँ पे होगा 1। तो मिनट वाली जो होगी वो आपके पास 1 और 5 के 1 और 10 के 1 और 2 के बीच में होगी। बात समझ आ रही है? और 1 और 2 के बीच में आपको, अगर मैं 1 की बात करूं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब 5 मिनट होता है या नहीं होता? इसको बस आपने 12/11 से मल्टीप्लाई कर देना है, सीधा 60/11 आएगा। मतलब 5, 5/11 मिनट। बात समझ आई हमने कैसे लिखा? हमेशा छोटे वाला नंबर उठा लो,
इसका मतलब है 7:05 के ऊपर आपका 180 डिग्री बनेगा। इसका मतलब डी ऑप्शन दूर से दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं। इन द सीरीज, दिस इज ए सीरीज, फिल द 6 ब्लैंक। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको सीरीज को लिख लेना है प्रॉपर अपनी कॉपी पेन पे, और चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पे फिल करके देखना है कोई सीक्वेंस बन रहा है। जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन फिल करूंगा, बट पेपर में आपको सारे करने पड़ेंगे फिर। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले ए लिखूंगा, ये वाला ए कट गया, फिर आपके पास है बी, ये लिख दिया, फिर आपके पास ये वाला ए यहाँ पे लिख दिया, फिर है बी ए बी, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे बी ए बी। तो कोई सीक्वेंस बनेगा, चेक करो। ए डबल बी, डबल ए, डबल ए बी। ठीक है, फिर ए डबल बी, डबल ए बी। तो ये फॉर्मूला बन गया आपके पास, ए डबल बी, डबल ए बी। ये सीक्वेंस बन गया, ये सीक्वेंस आपका इससे बनेगा, ये आपका सही है। बाकी ऑप्शन आपको सारे ट्राई करने पड़ेंगे पेपर में। ठीक है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग जरूर है, बट आसान क्वेश्चन है। अगर आप एक बार आराम से लिख लोगे तो आपका आंसर दूर से दिख जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं। देयर आर 6 पर्सन अरेंज इन ए रो, अनदर पर्सन हैज टू शेक हैंड विद 3 if them, so that she should not shake hand with the consecutive person, two consecutive person। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास 6 पर्सन है, ए बी सी डी ई और एफ, 6 पर्सन है, आपस में हैंडशेक करना है, 3 बंदों के साथ हैंडशेक करना है, और 2 कॉन्जिक्यूटिव के साथ यहाँ पे हैंडशेक नहीं कर सकते। मतलब ए जो है बी के साथ नहीं कर सकता, सी के साथ कर सकता है हैंडशेक। तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, मतलब ए जो है बी के साथ नहीं करेगा, सी के साथ करेगा, फिर डी के साथ नहीं करेगा हमारे पास, फिर ई के साथ करेगा। अगर ए की बात करें, ए हमारे पास फिर डी के साथ कर सकता है सीधा डायरेक्ट, हम इसके साथ वाले के साथ नहीं कर सकते, डी के साथ कर सकते हैं सीधा, फिर एफ के साथ करवा सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास डाटा बन जाएगा। उसके अलावा इसके अंदर हम बी के वाले को चेक कर लेते हैं। बी जो है, बी डाटा जो है वो पहले आपके पास डी के साथ हैंडशेक करेगा, फिर एफ के साथ करेगा। ठीक है, फिर हम इसके अकॉर्डिंग एक और डाटा को उठा सकते हैं। ए को पहले सी के साथ हैंडशेक करवाओ, फिर सीधा एफ के साथ करवा दो। तो टोटल 4 पॉसिबिलिटीज बनेगी, चेक कर लो चारों की चारों कौन कौन सी है, तो ये आपका सही उत्तर बन जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चलते हैं। जोसेफ विजिट द क्लब ऑन एवरी 5th डे, हर्ष विजिट ऑन एवरी 24th डे, सुमित विजिट ऑन एवरी 9th डे। सभी के सभी जब मिले क्लब के अंदर तो संडे को मिले। तो ये पूछा जा रहा है कि कब जाके ये तीनों एक साथ दोबारा से फिर मिलेंगे। जब भी मीटिंग अगेन की बात करते हैं ना, कभी दोबारा मिलने की बात होती है, तो हमेशा याद रखें एलसीएम लिया जाता है, कभी एचसीएफ नहीं, एलसीएम। तो 5 का और 24 का एलसीएम क्या होगा हमारे पास, 120। 120 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 360। तो 360 एलसीएम हो गया। 360 दिन के बाद दोबारा मिलेंगे वो। अब 360 दिन के बाद दिन कौन सा होगा ये पूछा जा रहा है। तो अगर आपको दिन निकालना है कितने दिनों के बाद, 360 दिन के बाद, तो हम उसको कैसे निकालते हैं, 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करते हैं। 3 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब संडे के 3 दिन आगे। तो संडे के 3 दिन अगर मैं ऐड कर दूंगा तो कौन सा दिन आएगा, वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को वो मिले होंगे। क्लियर है, आई होप आपको 20 के 20 क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर अब ये वीडियो अच्छी लगती है, इसको लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको फ्रेंड सर्कल से शेयर करो, और कमेंट करके जरूर बताओ कि ये क्लास आपको कैसे लगती है। ठीक है, आने वाले टाइम में आपको और भी क्लास यहाँ पे मैथ रीजनिंग की मिलेंगी, तो सबका बेनिफिट आप 1 बाय 1 ले सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर करें। मिलेंगे जल्दी के जल्दी नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।